जहाँ हर 4 लोगों में से एक के पास जॉब नहीं है। बैंक्स के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और लोगों की लाइफ सेविंग्स पूफ हवा में गायब हो गई हैं। ये तो बहुत ही डरावना सिनारियो है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है दोस्त। दिस वॉज द रियलिटी इन द यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1933। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से बढ़कर स्टैगरिंग 25% हो गया था। 25% मतलब हर 4 में से एक इंसान जॉबलेस। एग्जैक्टली। हाउ डिड दिस हैपन? क्या पूरी कंट्री की इकोनॉमी एक साथ इस तरह से कोलैप्स कर सकती है? वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम उस क्राइसिस की कहानी सुनेंगे जिसने इकोनॉमिक्स की पूरी रूल बुक को ही बदल दिया। और उस कहानी को समझने के लिए हमें एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। अगर आप भी ऐसे ही बड़े इकोनॉमिक क्वेश्चंस के आंसर्स वो भी आसान लैंग्वेज में चाहते हैं तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, रिंग द नोटिफिकेशन बेल और हाँ, इस डिस्कशन को लाइक करना मत भूलना। बिल्कुल, ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अस अ लॉट। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एब्सोल्युटली। तो आज हमारा लर्निंग मैप क्या है? We'll start by understanding what macroeconomics really is और ये microeconomics से अलग कैसे है। ठीक है। Then we'll see the clever simplifications जो economists use करते हैं to make sense of a huge complex economy। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम उस epic story में dive करेंगे, the Great Depression and how it gave birth to modern microeconomics। The origin story, yes. Finally, we'll explore the playing field, a capitalist economy, and meet its 4 major players: households, firms, the government, और अहम the external sector। रेडी हो? Let's get into it. Let's begin. तो हमारा पहला टॉपिक है मैक्रोइकोनॉमिक्स का परिचय, ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी एज अ होल। व्हाट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स? बड़े सवालों का जवाब। So let's start with a simple definition. Basically, macroeconomics इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर और परफॉर्मेंस को एज अ होल स्टडी करती है। एज अ होल मतलब ये छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स को नहीं देखती। इंस्टेड इट फोकसेस ऑन द बिग पिक्चर, पूरा जंगल, ना कि सिर्फ एक या दो पेड़। हम क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे देश की टोटल इनकम क्या है, ओवरऑल प्राइस लेवल जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं बढ़ रहा है या घट रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओके, सो लेट्स मेक दिस रियल। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो किसी फैमिली की मंथली बजट प्लानिंग, वो डिसाइड करते हैं कि पॉकेट मनी कहाँ खर्च करनी है, ग्रोसरीज में कितना लगेगा, सेविंग्स कितनी होंगी। ये सब है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम पूरे देश के लाखों करोड़ों फैमिलीज की टोटल इनकम, टोटल स्पेंडिंग और टोटल सेविंग्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। अच्छा। एक परफेक्ट एग्जांपल था कोविड-19 पैंडेमिक। देखो, एक रेस्टोरेंट का बंद होना एक माइक्रो प्रॉब्लम थी। राइट। लेकिन जब पूरे देश में हजारों रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बंद हो गए और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, दैट वाज अ मैसिव माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सबको अफेक्ट कर रही थी। गॉट इट। चलो लेट्स डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। इंट्रोडक्शन के लिए हम सब अपनी डेली लाइफ में इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे वर्ड्स न्यूज में सुनते रहते हैं। हाँ, रोज ही सुनते हैं। ये सब मैक्रो क्वेश्चंस हैं। दे आर इंडिकेटर्स ऑफ द एंटायर इकोनॉमीज हेल्थ। इस चर्चा का एम बस इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को सिंपल लैंग्वेज में डीकोड करना है। और इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एकेडमिक नहीं है, दे डायरेक्टली अफेक्ट आवर लाइव्स। कैसे? देखो, पेट्रोल की कीमत, न्यू जॉब मिलने के चांसेस या बैंक से लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सही है। इसलिए एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते इनको समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट्स द कोर लॉजिक हियर? सोर्सेज बताते हैं कि इकोनॉमिस्ट्स ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट्स ऑफन मूव टुगेदर। मूव टुगेदर। हाँ। अगर देश में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो जनरली इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। देखो, जब किसानों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उनकी इनकम बढ़ती है। राइट। उस एक्स्ट्रा इनकम से वो ट्रैक्टर्स, कपड़े या स्मार्टफोन्स खरीदते हैं, Yes. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाता है। सिमिलरली, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आमतौर पर सभी चीजों की प्राइसेस एक साथ बढ़ती हैं, नॉट जस्ट वन और टू। अच्छा। This tendency of moving together makes the job of a macro economist much easier. उन्हें हर एक अलग-अलग चीज को अलग-अलग स्टडी नहीं करना पड़ता। कूल है ना? That is cool. So what's the real world impact of this big picture view? इम्पैक्ट इज ह्यूज। जब हम इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं तभी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज डिजाइन कर सकती है जिससे सबका फायदा हो। For example? फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकती है टू क्रिएट जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। एक इंडिविजुअल फर्म ये नहीं कर सकती। दिस मैक्रो व्यू पॉइंट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक पॉलिसी। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि macroeconomics is not just for PhDs and policy makers. It's a tool for all of us. ये हमें अपने देश की इकोनॉमिक हेल्थ को समझने में हेल्प करता है और हमें बेटर क्वेश्चंस पूछने और बेटर फ्यूचर के लिए आवाज उठाने की पावर देता है। परफेक्टली समराइज्ड। ओके, सो लेट मी आस्क अ फ्यू थिंग्स टू मेक श्योर आई हैव गॉट दिस। आप कह रहे हैं कि अगर कार की सेल्स बढ़ रही हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि सीमेंट और स्टील की सेल्स भी बढ़ रही होंगी। इस कनेक्शन का कोर रीजन क्या है? द कोर रीजन इज एग्रीगेट डिमांड। जब लोगों की इनकम बढ़ती है और वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो वो सिर्फ एक चीज पे खर्च नहीं करते। दे बाय कार्स व्हिच नीड स्टील, दे माइट आल्सो बिल्ड हाउसेस व्हिच नीड सीमेंट। सो हायर इनकम लीड्स टू हायर डिमांड अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है।
लेकिन क्या हमेशा सब कुछ एक साथ मूव करता है? आई कैन इमेजिन अ सिचुएशन जहां फॉर इंस्टेंस अ गुड मॉनसून हेल्प्स द फार्मिंग सेक्टर बट अ ग्लोबल रिसेशन हर्ट्स द आईटी सेक्टर। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल हो सकता है। ये एक जनरल टेंडेंसी है, नॉट अ 100% अनब्रेकेबल रूल। दे कैन बी शॉक्स जो एक सेक्टर को दूसरे से ज्यादा अफेक्ट करें, और यहीं पर आगे हम सेक्टर्स की बात करेंगे। बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इकोनॉमी, ये मूविंग टुगेदर वाला आइडिया बहुत पावरफुल है। तो अगर मुझे देश की इकोनॉमी का हाल जानना है, व्हाट शुड आई लुक एट? शुड आई ट्रैक द स्टॉक प्राइस ऑफ वन बिग कंपनी लाइक रिलायंस, या फिर मुझे सेंसेक्स, निफ्टी या जीडीपी नंबर्स जैसे ब्रॉडर इंडिकेटर्स देखने चाहिए? The second one, absolutely. You've grasped the core idea. एक individual company, no matter how big, एक micro unit है. The entire stock market, represented by an index like the Sensex, एक macro indicator है. It gives you the pulse of the overall business sentiment in the country. So these macro indicators are like the economy's vital signs. जैसे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेक करते हैं to know your overall health? That's a brilliant analogy. एक symptom important है, but the doctor needs the vital signs to make a diagnosis about your overall health. Macroeconomic indicators वो vital signs हैं for a country's economy. And why is this so important for a regular person to understand? Because it helps you plan your own life. अगर आप सुन रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो शायद आप एक ऐसी जॉब स्विच नहीं करेंगे जिसमें रिस्क हो। Makes sense. या अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आप अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। It empowers your personal financial decisions. Got it. That makes a lot of sense. Now pause and practice saying. Macroeconomics studies the economy as a whole, focusing on aggregate variables like overall price level, employment, and output. In short, macroeconomics is about the big picture questions, and it's built on the powerful observation that different parts of the economy tend to move in sync. Excellent. Let's move to our next topic. Perfect. अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। मैक्रोइकोनॉमिक्स में सरलीकरण, ब्रॉड मैक्रो थीम, मेकिंग द कॉम्प्लेक्स सिंपल। सो व्हाट डज दिस मीन? देखो, इंडियन इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेकर एक जायंट एयरक्राफ्ट और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तक। सबको एक साथ ट्रैक करना लिटरली इम्पॉसिबल हाँ, है। ये तो है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट एक क्लेवर सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं। दे इमेजिन अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव गुड जो उन सभी मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को स्टैंड फॉर करता है। That sounds very abstract. Can you give me a real life example? ऑफ कोर्स, सोचो, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं। अगर कोई पूछे कि टीम ने कैसा परफॉर्म किया, तो आप हर एक प्लेयर का इंडिविजुअल स्कोर, किसने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, ये सब बताने के बजाय आप सिंपली टीम का टोटल स्कोर बता देते हो। जैसे टीम इंडिया स्कोर्ड 350 रन्स। Right. ये 350 रन्स उस रिप्रेजेंटेटिव स्कोर की तरह है जो पूरी टीम की कलेक्टिव परफॉर्मेंस को एक सिंगल नंबर में कैप्चर कर लेता है। I like that. चलो, let's discuss this further. Introduction के लिए, just imagine an economist trying to track the price and production of every single thing made in India. एक सुई से लेकर एक एयरप्लेन तक, वो literally पागल हो जाएगा, right? बिल्कुल। So to avoid this analytical nightmare, simplification is absolutely essential. What's fascinating here is the background of this idea. अर्ली इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आती है तो सिर्फ प्याज महंगे नहीं होते। हाँ। लगभग हर चीज, सब्जियां, कार्स, रेंट, मूवी टिकट्स महंगी हो जाती है। सिमिलरली जब डिप्रेशन मतलब मंदी आती है तो लगभग हर जगह प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन से रिप्रेजेंटेटिव गुड का आइडिया निकला। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? How does this imaginary good work? The logic is to create a composite imaginary commodity. हम मान लेते हैं कि इस कमोडिटी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो पूरे देश के एवरेज प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और इसको बनाने में जितने लोग लगे हैं, दैट एम्प्लॉयमेंट लेवल विल रिप्रेजेंट द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और ये सिंप्लीफिकेशन काम क्यों करती है? ये इसलिए काम करती है क्योंकि एज वी डिस्कस्ड, इन सब वेरिएबल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आमतौर पर सेम होता है। एंड व्हाट इज द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन? डज इट एक्चुअली हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग? एब्सोल्युटली। इसी सिंप्लीफिकेशन की वजह से ही हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मॉडल्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई इसी सिंप्लीफाइड डेटा का यूज करके पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छा। अगर उन्हें हर सिंगल प्रोडक्ट का डेटा एनालाइज करना पड़े तो वो कभी टाइमली डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। इट अलाउज देम टू सी द ट्रेंड क्विकली एंड एक्ट ऑन इट। So the conclusion here is that the representative good is a useful, even necessary shortcut. It might not be 100% accurate in every detail, but it gives us a powerful understanding of the economy's overall trend. प्रिसाइजली, इट्स अ मैप। एक मैप रियलिटी का सिंप्लीफिकेशन होता है, बट इट्स एसेंशियल फॉर नेविगेशन। ये representative good का concept अब भी थोड़ा abstract लग रहा है। क्या इसका कोई real नाम है, जैसे India good, or is there a number we can look at? नहीं, इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। इट्स प्योरली अ थ्योरेटिकल टूल। लेकिन द क्लोजेस्ट रियल वर्ल्ड नंबर वी हैव टू मेजर इट्स आउटपुट इज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Aha, GDP. Yes.
GDP isn't a perfect one-to-one match for this theoretical good, but it's our best attempt at capturing that single representative score for the entire economy's production in a given year. हाँ, सो जब हम न्यूज़ में सुनते हैं कि इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट 7%, तो हम बेसिकली इस रिप्रेजेंटेटिव गुड की प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम ये नहीं कह रहे कि हर सिंगल चीज इन द इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है। हो सकता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज 20% से ग्रो कर रही हो और टेक्सटाइल प्रोडक्शन सिर्फ 2% से, बट ऑन एवरेज द आउटपुट ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव गुड, आवर जीडीपी, grew by 7%. लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन का डाउनसाइड क्या है? देयर मस्ट बी सम वीकनेस, राइट? कुछ तो कमी होगी इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, एंड यू आर राइट, देयर इज अ बिग वन। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम इंडिविजुअल गुड्स की वाइटल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देते हैं। यू लूज द डिटेल्स, यू माइट मिस अ क्राइसिस ब्रूइंग इन वन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, और यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। So it's like a cricket analogy. The team score of 350 tells you they did well, but it doesn't tell you that one batsman scored 150 while 5 others were out for 0. You miss that important detail. That's a fantastic extension of the analogy. Perfect. You understood the strength and the weakness of this concept. The team won, but some players failed completely. The GDP grew, but some sectors might be in deep trouble. So this simplification is a double-edged sword. It helps us see the big picture, but can blind us to specific problems. Exactly. It's a trade-off between simplicity and detail. For some questions, you need simplicity. For others, you absolutely need the detail. A good economist knows when to use which lens. Got it. That clarifies things a lot. Practice this. To simplify analysis, macroeconomics uses the concept of a single representative good whose price and output reflect the economy's average. In short, the representative good is a smart simplification, like a team's total score, that helps us study the entire economy by looking at a single, average, imaginary commodity, often measured by GDP. Perfect. Ready for the next layer? Yes. So the next topic है, जब सरलीकरण पर्याप्त नहीं है, sectors, broad micro theme, looking at the economy in parts. So the definition here is straightforward. कभी-कभी पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट की तरह देखना can be misleading. अच्छा। इसलिए to get a clearer picture, हम इकोनॉमी को आमतौर पर 3 या 4 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं. The most common division is the agricultural sector, the industrial sector, and the services sector. And the real life example for this would be सोचो, एक डॉक्टर आपका एनुअल चेकअप करता है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ देखता है, ब्लड प्रेशर, वेट, एटसेट्रा। दैट्स द रिप्रेजेंटेटिव गुड अप्रोच। okay. लेकिन अगर आप कंप्लेन करते हैं कि आपके पेट में दर्द है, तो वो स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस करेगा। ही विल जूम इन। Right. वैसे ही इकोनॉमिस्ट ओवरऑल इकोनॉमी के साथ-साथ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर भी फोकस करते हैं जब जरूरत पड़ती है। That's a great analogy. So let's discuss this. Introduction. हमने अभी representative good के फायदे देखे हैं. But what if हमें ये जानना हो कि किसानों की इनकम क्यों कम हो रही है? भले ही ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ अच्छी दिख रही हो, तब हमें उस मैक्रो लेंस से जूम इन करना पड़ेगा. If we connect this to the bigger picture, this is especially important for a country like India. यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। Agriculture is heavily dependent on the monsoon and has millions of small players. Right. Industry, on the other hand, depends on technology, global supply chains and large investments. दोनों को एक ही representative good से represent करना गलत एनालिसिस दे सकता है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? सोर्स कहता है कि हम वाइटल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल गुड्स को ओवरलुक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं. बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल है लेबर. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लेबर और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का लेबर बहुत अलग अलग होता है. सबको वन टाइप ऑफ लेबर मान लेना ठीक नहीं है. बिल्कुल। इसलिए फॉर अ बेटर एनालिसिस हम अ हैंडफुल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स ले सकते हैं, जैसे agricultural goods, industrial goods, and services. Macroeconomics then also studies how the output levels, prices, and employment in these different sectors are determined. It adds a layer of necessary complexity. और इसका real world impact क्या है? How does this sectorial view help? It's the foundation of targeted policy making. Government sectoral policies बनाती है. For example, the Make in India initiative is for the industrial sector. The MSP or minimum support price is for the agricultural sector. The PLI schemes are for specific industries. अच्छा. अगर हम सेक्टर्स को अलग-अलग नहीं समझेंगे, तो ऐसी फोकस्ड, इफेक्टिव पॉलिसीज बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। So the conclusion is that macroeconomics is flexible. It's not rigid. जब big picture चाहिए, तो representative good use करो. जब deeper insights चाहिए, तो economy को sectors में break करके analyze करो. It's about using the right tool for the right job. Couldn't have said it better myself. So, in a way, macroeconomics is like a camera with a zoom lens. कभी wide angle shot to see the whole landscape, representative good, और कभी zoom in shot to see the details of a specific flower, sectors. क्या बात है? That's a fantastic analogy. बिल्कुल ऐसे ही है. You need both perspectives to be a good photographer and you need both perspectives to be a good economist. Speaking of India, in our context, कौन सा sector सबसे ज़्यादा employment provide करता है? Traditionally and even today, it's the agricultural sector. More people are employed in agriculture than in any other sector.
लेकिन हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, द सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। Wow! ये ऐसी क्रूशियल डिटेल्स हैं जो हमें सिर्फ सेक्टोरल एनालिसिस से ही पता चलती हैं। So most people work in one sector, but most of the value comes from another. Right. That sounds like a major economic challenge. The source also mentions a rivalry between sectors. What does that mean? Yes, resources are limited, so there's always a competition. For example, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करें, जिससे इंडस्ट्री को डायरेक्ट फायदा होता है, या फूड सब्सिडीज पर, जिससे एग्रीकल्चर एंड हाउसहोल्ड्स को फायदा होता है। Right. लैंड के लिए राइवलरी हो सकती है, फैक्ट्री बनाएं या खेती करें। इट्स अ कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। और क्या ये 3 सेक्टर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज हमेशा के लिए फिक्स्ड है? अभी जो ये न्यू एज टेक कंपनीज हैं, द स्टार्टअप इकोनॉमी, उसको कहाँ फिट करेंगे? Great point. Technology and startups are generally considered a part of the services sector. But you're right. These categories are not fixed in stone. जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होती है, ये कैटेगरीज भी इवॉल्व होती हैं। हो सकता है 50 साल बाद हम डिजिटल इकोनॉमी को एक चौथे मेजर सेक्टर की तरह स्टडी करें। So the framework itself is adaptable. That's good to know. It's not some ancient, rigid theory. Not at all. It has to adapt to reflect the changing reality of the economy. Very clear. Thank you. When needed, macroeconomics divides the economy into key sectors like agriculture, industry, and services for a more detailed analysis. In short, to get a deeper, more nuanced understanding, macroeconomics moves beyond a single representative good and analyzes the economy by its distinct and often competing sectors. Brilliant. Shall we move to the classic showdown? Yes, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, macro versus micro. Broad micro theme. Two perspectives, one subject. Okay, let's clearly define the two. Microeconomics focuses on individual economic agents, एक single consumer, एक single firm, और individual markets जैसे car market या smartphone market. इसका मेन क्वेश्चन होता है, how do these individuals make decisions to maximize their profit or their satisfaction? और इसके opposite, macroeconomics पूरी economy और उसके aggregates, total demand, total supply, total employment, overall inflation पे फोकस करता है। इसका मेन क्वेश्चन होता है, how can we manage these aggregates to improve the entire country's economic welfare? Let's use a simple real life example. Microeconomics ये स्टडी करेगा कि एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से कितनी चॉकलेट और कितने चिप्स खरीदे टू गेट मैक्सिमम हैप्पीनेस। ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा कि इंडिया के सारे स्टूडेंट्स मिलाकर चॉकलेट और चिप्स पर टोटल कितना खर्च करते हैं और इसका देश की जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ता है। राइट? द फॉरेस्ट वर्सेस द ट्रीज अगेन। चलो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉपर्ली। इंट्रोडक्शन। अब तक हमने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्लियर साइड बाय साइड कंपैरिजन, एंड टू डू दैट वी नीड टू गो बैक इन टाइम। Let's talk about the background, specifically Adam Smith's revolutionary idea. Adam Smith, the father of modern economics, मानते थे कि अगर हर इंडिविजुअल बायर एंड सेलर सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा तो एन इनविजिबल हैंड पूरे देश का भला अपने आप कर देगा। अच्छा। His point was, you don't need to worry about the big picture. Just focus on your own game. उनके हिसाब से मैक्रो की जरूरत ही नहीं थी। So Adam Smith was basically saying, अपना काम करो, देश अपने आप आगे बढ़ेगा. That sounds too simple. Was he wrong? He wasn't entirely wrong, but he was incomplete. This is the core logic. Economists over the next century ने discover किया कि स्मिथ का आइडिया, while powerful, हमेशा काम नहीं करता। क्यों? Reason 1, कुछ जरूरी चीजों के लिए मार्केट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस और क्लीन एयर। कोई प्राइवेट कंपनी आपको बेच नहीं सकती। Okay, that makes sense. What's reason 2? Sometimes markets exist, but they fail. They don't balance demand and supply efficiently. Think of a massive traffic jam. There are buyers and sellers of road space, but the market has failed to coordinate, leading to a gridlock जहां कोई मूव नहीं कर पाता। और सबसे इम्पोर्टेंट, रीजन 3, सोसाइटी के कुछ बिग गोल्स होते हैं, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट, गुड एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से पूरे नहीं हो सकते। इनके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। And what's the real world impact of this distinction? द इम्पैक्ट इज दैट वी नीड 2 टूलकिट्स। जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है या आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स चेंज करता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करके मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आरबीआई लोन सस्ता करके अ मैक्रो पॉलिसी, लोगों को कार खरीदने के लिए एनकरेज करता है, अ माइक्रो डिसीजन। They use macro levers to influence micro behavior. So the big takeaway isn't that one is right and one is wrong. The conclusion is that microeconomics is about winning your personal game, but macroeconomics is about making sure the entire stadium is safe and the game is fair and playable for everyone. Without macro, the whole stadium can collapse like it did in the Great Depression. That is a very powerful and accurate way to put it. I couldn't have framed it better. Okay, a few more questions on this. The source mentions economic agents. ये कौन होते हैं? Is it just people? An economic agent is any individual or institution that makes an economic decision. So, yes, you and I are agents, but so is a company like Tata, the government of India, or the Reserve Bank of India.
Anyone who makes a decision about resources is an economic agent. This is a great point of confusion. A large company like Reliance or Tata, it's so huge, it affects the whole country. Is it micro or macro? Great question. भले ही वो बहुत बड़ी हो, from a theoretical standpoint, it's a microeconomic agent. क्योंकि its primary goal, by law, is to maximize profit for its shareholders, not to manage the welfare of the entire country. The motive is what determines the category here, private profit versus public welfare. So the finance minister is a macro agent, but the CEO of the biggest company in the country is a micro agent. That's the difference. Precisely. The finance minister is thinking about national unemployment. The CEO is thinking about her company's sales targets. Two very different objectives. Okay, one more technical question. Microeconomics में एक concept होता है general equilibrium, जहां हम सभी markets को एक साथ equilibrium में study करते हैं. ये macro से कैसे अलग है? It sounds similar. That's a very sharp question. General equilibrium theory ये देखने की कोशिश करती है कि how demand and supply in all individual markets, the shoe market, the wheat market, the car market, balance out simultaneously. But it's still looking at a collection of individual markets. अच्छा, Macroeconomics individual markets को नहीं देखती. It adds them all up into abstract aggregates like total output, GDP, and total employment. It's a fundamentally different top-down approach. so general equilibrium is like having a detailed map of every single street in a city, while macroeconomics is like looking at the city from a satellite, seeing only the major highways and overall traffic flow. Another excellent analogy. Yes, both are useful, but they answer different questions. The distinction is much clearer now. Practice this distinction. Microeconomics is about individual agents and markets seeking private gain. Macroeconomics is about the economy as a whole and its aggregates managed for public welfare. In short, micro is about the trees, macro is about the forest. And macroeconomics exists because Adam Smith's invisible hand is sometimes not enough to achieve society's biggest goals. Perfect. Now let's meet the people who actually run the macroeconomy. Right. Next topic, macroeconomic decision makers. Broad micro theme, the drivers of the economy. Let's start with the definition. Macroeconomic decisions are not taken by you or me or by private companies. ये बड़े institutions लेते हैं जिनका goal private profit नहीं बल्कि public welfare होता है. These players are primarily the state, which means the government, and other statutory bodies like the Reserve Bank of India or RBI, or the Securities and Exchange Board of India, SEBI. And for a real life example, जब आपको एक नया फोन खरीदना होता है, that's your micro decision. But जब RBI decide करता है कि home loans पे interest rate क्या होगा, that is a macro decision, जो millions of people के decisions को affect करेगा. exactly. So let's unpack this. Introduction. हमने देखा कि macroeconomics microeconomics से अलग है. तो ये logical है कि इसके decision makers भी अलग होंगे. They are the big bosses of the economy, operating on a national scale. So what's the background here? How are they different from, say, a CEO? एक कंपनी का CEO अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने के लिए डिसीजंस लेता है, लेकिन देश का फाइनेंस मिनिस्टर या RBI गवर्नर पूरे देश के सिटीजन्स के लिए डिसीजंस लेते हैं. उनका मोटिव, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन और उनके टूल्स सब बिल्कुल अलग हैं. They are not chasing profits, they are chasing national goals. Let's get into the core logic. Source mentions two key characteristics of these players. What's the first one? Characteristic 1 is about who they are. As we said, it's the state or statutory bodies. इनके पास public goals होते हैं, जो law या Constitution of India ने define किए होते हैं. Their aim is not to maximize private profit or welfare. So fundamentally, macroeconomic agents are a different species from individual decision makers. And characteristic two? Characteristic 2 is about what they try to do. They try to direct the country's economic resources towards public needs. What are public needs? चीजें जैसे unemployment कम करना, education और health improve करना, national defense and ensuring good administration. ये activities individual self-interest से नहीं होती, बल्कि पूरे देश और उसके लोगों की welfare के लिए होती हैं. And the real world impact is visible all the time, right? Every single day, हर साल जब बजट आता है, the government announces these macro decisions. कहाँ टैक्स बढ़ेगा, कहाँ घटेगा, किस social scheme में कितना पैसा जाएगा. Right. RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हर 2 महीने में होती है, जहां वो इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन लेते हैं. ये सब रियल टाइम हाई स्टेक्स मैक्रो डिसीजन मेकिंग है. So the conclusion is that the key takeaway here is that macroeconomic players operate with a completely different mindset and a different set of goals compared to microeconomic players. उनका playground पूरा देश है और उनका report card profit loss statement नहीं, बल्कि देश की economic health होती है. Well said. You mentioned RBI and SEBI are statutory bodies. इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें पार्लियामेंट के एक स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू बनाया गया है. दे आर क्रिएटेड बाय लॉ. इस लॉ में उनके पास स्पेसिफिक पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं. वो गवर्नमेंट का हिस्से हैं, बट दे आर डिजाइन टू हैव अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू डू देयर जॉब विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस.
That's interesting. So does that mean the government and RBI always agree on everything? On faster economic growth और वो lower interest rates के लिए push कर सकती है to encourage borrowing and spending. Okay. लेकिन RBI, जिसका primary job inflation control करना है, might want to keep interest rates high to control rising prices. So there's a natural tension between them. One is focused on growth, the other on stability. Yes, and managing this tension is a key part of macroeconomic policy. It's a continuous debate and negotiation between these two big players. So to use our earlier analogy, इनका काम है एडम स्मिथ के इनविजिबल हैंड को आकर अ विजिबल हैंड से हेल्प करना जब जरूरत पड़े. Beautifully put. That is a perfect way to describe their role. They intervene when the invisible hand falters or leads to undesirable outcomes for the society. And if they're not chasing private profit, how is their success measured? What does their report card look like? Their success is measured using those very same macroeconomic indicators we talked about earlier. GDP growth rate, the inflation rate, the unemployment rate, poverty levels, and the country's foreign exchange reserves. That is their report card. Understood. That makes their role very clear. Macroeconomic decision makers like the government and RBI pursue public welfare goals, not private profit. In short, the big players in macroeconomics are the state and institutions like the RBI. Their job is to use a visible hand to guide the economy for the welfare of all citizens, and their success is measured by the nation's economic health. Excellent. Now for the story of how this entire field was born out of a crisis. Yes, the part I've been waiting for. Let's talk about the emergence of macroeconomics. Broad micro theme. A new way of thinking born from a crisis. So, the definition. Macroeconomics as a separate branch of economics is surprisingly young. It truly emerged only after 1936, following the publication of a revolutionary book. इसका credit जाता है the brilliant British economist John Maynard Keynes. His book, The General Theory of Employment, Interest and Money, completely changed the world of economics. Let's paint a picture here, a micro story, to understand the world Keynes was living in. Imagine it's the early 1930s in America. लोग सुबह उठते हैं और उनकी फैक्ट्री का गेट बंद है. Their banks have failed and their life savings have vanished. Oh God. लोगों के पास काम नहीं है, so they have no money to buy things. इसलिए फैक्ट्रीज कुछ बना नहीं रही हैं. ये एक विशस साइकिल था, a downward spiral, जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था. इस अंधेरे में केन्स एक नई रोशनी लेकर आए. What a powerful image. Introduction. हर great idea के पीछे एक great story होती है. और macroeconomics की story शुरू होती है 20th century के सबसे बड़े economic disaster से, the Great Depression. What was the thinking before this disaster? What was the old rule book? The background is what economists call the classical tradition. Keynes से पहले ये school of thought dominant था. They believed कि all the laborers who are ready to work will find employment. मतलब उनके हिसाब से मास अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. वो सोचते थे कि मार्केट अपने आप सब ठीक कर देगा. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड उनका फेमस मोटो था. एंड देन रियलिटी हिट हार्ड. Let's get to the core logic, the crisis and the response. The Great Depression began in 1929. Europe and North America में output और employment levels बुरी तरह से गिर गए. In the USA, between 1929 and 1933, unemployment exploded from 3% to 25%. Aggregate output fell by 33%. Market में demand collapsed. Factories were silent. And here was the challenge. The classical theory, the old rule book, could not explain this situation. उनके models fail हो गए. According to their theories, this shouldn't have been happening. This crisis forced economists to accept that they needed a new way of thinking. Right. और फिर केन्स की रेवोल्यूशन. केन्स ने कहा कि इकोनॉमी कैन गेट स्टक इन अ लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप. उनका अप्रोच रैडिकल था. टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी इन इट्स एंटायरिटी और एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स. यहीं से मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ. What was the real world impact of Keynes' ideas? The impact was and is monumental. केन्स के आइडियाज के बाद ही गवर्नमेंट्स ने इकोनॉमी में एक एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट रोल लेना शुरू किया. बजट, पब्लिक स्पेंडिंग और मॉनेटरी पॉलिसी जैसे टूल्स का यूज करके डिप्रेशन से लड़ने का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही पॉपुलराइज किया. आज भी जब 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया केन्स के आइडियाज की तरफ ही देखती है. So the conclusion is, the Great Depression was a terrible human tragedy, but it gave birth to a revolutionary new field of economics. केन्स ने हमें सिखाया कि हमें मार्केट के भरोसे चुपचाप नहीं बैठना चाहिए. जरूरत पड़ने पर the visible hand must intervene. That's the fundamental lesson of his work. So just to be clear, before Keynes, the top economists of the world were basically saying, don't worry, be happy, the market will fix everything. In a simplified way, yes, they had an immense, almost religious faith in the self-correcting nature of free markets. They believed unemployment was a temporary problem that would automatically solve itself if wages fell enough. The Great Depression proved them wrong. That 25% unemployment figure, ये imagine करना भी मुश्किल है. इसका मतलब डेली लाइफ में क्या था for ordinary people? It meant homelessness. It meant people's life savings being wiped out overnight. It meant proud, hard-working people standing in bread lines for hours for a bowl of soup.
It was a massive human crisis that shook the very foundations of society and democracy. So what was Keynes's core idea to fix this? What was the new rule he wrote? His core idea was simple but revolutionary. He said, जब private sector, that is, people and companies, खर्च करने से डर रहे हों, तो government को step in करना चाहिए and spend on their behalf. He argued the government should borrow money and spend on public works, like building roads, bridges, and dams. अच्छा, इससे लोगों को jobs मिलेंगी, उनके हाथ में पैसा आएगा. That money will create demand for goods, and that will jolt the economy out of its depression. So government spending as a kickstarter for the economy. Is Keynes still a big deal in economics today? Absolutely. He is universally regarded as the father of modern macroeconomics. The entire field and much of modern government policy is built upon the foundation he laid. The debate today is not whether to intervene, but how much and when to intervene. wow. What a story. It truly puts everything into context. Let's practice saying this. Macroeconomics emerged as a separate discipline after John Maynard Keynes' 1936 book, which was a direct response to the failure of classical economics to explain the Great Depression. In short, the Great Depression shattered the old belief in self-correcting markets, and John Maynard Keynes stepped in with a new theory centered on government intervention, giving birth to macroeconomics as we know it. Excellent. Now that we know the history, let's understand the playing field. Okay, our next topic, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संदर्भ. Hmm? Broad micro theme, the type of economy we're studying. So, what is a capitalist economy? It's an economic system जहां ज्यादातर production capitalist enterprises या private firms द्वारा किया जाता है. इसके 3 key features हैं. 1. Private ownership of the means of production. 2. Production for the market with the motive of profit. And 3. The sale and purchase of labor for a wage. Let's use a real life example. सोचो, नेबरहुड का एक लोकल रेस्टोरेंट. उसका ओनर एक एंटरप्रेन्योर है. उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, पैसा, बिल्डिंग, ओवन. This is private ownership. Right. वो शेफ्स और दीपिस को हायर करता है on a monthly wage और वो खाना बनाकर मार्केट में कस्टमर्स को बेचता है not for his own consumption but to earn a profit. This is a perfect small scale example of a capitalist enterprise. That's a great example. So let's discuss this. Introduction. इससे पहले कि हम GDP, inflation, etc. को डिटेल में समझें, ये जानना जरूरी है कि हम जिस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो किस टाइप की इकोनॉमी पर अप्लाई होती है. The default context for Keynes's work is a capitalist country. And the background is that the system is relatively new, right? Yes, it has developed over the last 300-400 years. आज भी North America, Europe and parts of Asia are where you find economies that are strictly capitalist. Many other parts of the world operate differently. Okay, so let's break down the core logic. Those 3 key characteristics you mentioned. What's number 1? Number 1 is private ownership of means of production. Factories, machines, tools, land. इन सब के मालिक private individuals या firms होते हैं. Government नहीं. They control these assets. Number 2. Number 2 is production takes place for selling in the market. चीजें personal consumption के लिए नहीं बनाई जाती. The primary motive is to sell the output in the market and earn a profit. And number 3. Number 3 is the sale and purchase of labor services at a wage rate. लोग अपना काम, अपना टाइम और स्किल, लेबर, एक प्राइस, वेज और सैलरी पर सेल करते हैं to the owners of capital. This is called wage labor. In this system, the central figure is the entrepreneur, जो रिस्क लेता है. The 3 factors of production, land, labor and capital, को organize करता है and tries to make a profit. What's the real-world impact or limitation of this framework? The main point is that this model doesn't fit everywhere perfectly. The source mentions that in many underdeveloped countries, especially in the agricultural sector, production is done by peasant families. अच्छा. वो मार्केट के लिए नहीं, बल्कि मेनली सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं. वहाँ वेज लेबर भी कॉमन नहीं होता. उन सोसाइटीज पर इस बुक की एनालिसिस डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी विदाउट मॉडिफिकेशन. So the conclusion is that we must remember we are studying a specific type of economic system. India जैसी developing countries are better described as mixed economies, जहाँ capitalist principles के साथ-साथ दूसरे forms of production and significant government ownership भी exist करते हैं. That's a very important nuance to keep in mind. Okay, let's clarify a few terms. Means of production का आसान मतलब क्या है? आसान भाषा में वो सारी नॉन ह्यूमन एसेट्स जिनकी जरूरत कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए पड़ती है. फैक्ट्री की बिल्डिंग, द मशीन्स इनसाइड, द कंप्यूटर्स, द टूल्स, द लैंड, ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. And why is the entrepreneur called a risk taker? What's the risk? The risk is that he has invested his own money or borrowed money to buy the means of production and hire labor. There is absolutely no guarantee that customers will buy his product or that he will make a profit. हो सकता है उसे भारी लॉस हो जाए and he could lose everything. That's the risk. Can you quickly explain the difference between revenue, profit and wages? Sure. Revenue is the total money the entrepreneur gets from selling his product. From this revenue, he pays all his costs: wages to workers, rent for the land, interest on borrowed capital, cost of raw materials.
इन सब कॉस्ट्स को निकालने के बाद जो बच जाता है वो उसका प्रॉफिट है। Wages are just one part of the cost, the payment made to labor. You said this analysis doesn't perfectly fit countries like India. तो ये सब पढ़ने का क्या फायदा? The benefit is that India's urban and industrial economy, a very large and significant part of our country, operates almost entirely on these capitalist principles. Our entire corporate sector, from the biggest conglomerates to the smallest startups, our service sector, our manufacturing sector, they all operate within this framework. इसलिए इसे समझना absolutely essential है to understand the modern Indian economy. So it's the dominant model even if it's not the only one. Exactly. It's the engine of growth in the modern part of the economy. Got it. Now practice the three features. A capitalist economy has 1. Private ownership of means of production, 2. Production for the market, and 3. Wage labor. In short, the macroeconomic principles we are discussing are primarily designed for a capitalist economy which is defined by private ownership, market production for profit, and wage labor. Perfect. Now let's bring it all together and meet the full cast of characters. Finally, let's talk about the अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र. Broad macro theme. The main players of the economy. Okay, so macroeconomics simplifies the entire complex economy by dividing it into 4 major interconnected sectors or players. They are: Number 1, firms, जो goods and services produce करते हैं. Number 2, households, जो consume करते हैं, save करते हैं और labor supply करते हैं. Okay. Number 3, the government, जो laws बनाता है, tax collect करता है और public services provide करता है. And number 4, the external sector, यानी the rest of the world, जिसके साथ हम trade, exports and imports करते हैं. Let's use a real-life example to tie this together. सोचो, आपको एक पिज्जा खाना है. Firms, Domino's या Pizza Hut ने पिज्जा बनाया. They are the firm. Households, आपने as a household उसे खरीदा और consume किया. The workers who made the pizza are also part of the household sector. गवर्नमेंट ने फूड सेफ्टी लॉज बनाए हैं जो डोमिनोज को फॉलो करने पड़ते हैं और डोमिनोज से जीएसटी टैक्स भी कलेक्ट किया. और एक्सटर्नल सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर. हो सकता है पिज्जा का चीज इटली से इंपोर्ट हुआ हो. दैट्स द एक्सटर्नल सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट. That's a perfect example. So let's discuss this. Introduction. अब हम सब कुछ एक साथ ला रहे हैं. The entire economy is basically one big game between these 4 players. चलो, इन सब से एक-एक करके मिलते हैं. Let's break down the core logic and define these 4 players more clearly. Let's start with firms. Firms are the production units. The entrepreneur is their head. They hire the factors of production, labor from households, capital and land to produce goods and services. उनका primary motive, as we discussed, is to sell the output and earn a profit. Okay, next up, households. The household sector is made up of all the individuals and families in the country. ये लोग consumption decisions लेते हैं, they decide what to buy, but they also make other key decisions. They decide how much to save and they pay taxes to the government. They are also the ultimate owners of all the factors of production. अच्छा. They supply labor to firms, they own the land, and their savings become the capital that firms borrow. Third, the government or the state. The government's role is to act as a regulator and a provider. It makes laws, enforces contracts, and delivers justice. But it also engages in production, example public sector companies like railways or defense manufacturing. Crucially, it imposes taxes on firms and households and uses that money to spend on public infrastructure, defense, education, and health. And finally, the external sector. जब हम अपना सामान दूसरे कंट्रीज को बेचते हैं. And imports, जब हम दूसरे कंट्रीज से सामान खरीदते हैं. Right. The other way is through capital flows. When foreign companies invest in India, FDI, or when Indian companies invest abroad. And what is the real-world impact of this 4-sector model? The most important impact is understanding the interdependence. ये चारों सेक्टर्स एक दूसरे पे डीपली डिपेंडेंट है. एक सेक्टर में हुई प्रॉब्लम दूसरे सेक्टर्स को भी अफेक्ट करती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सटर्नल सेक्टर में रिसेशन आ जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे. दिस विल हर्ट आवर फर्म्स. फर्म्स विल देन कट प्रोडक्शन एंड जॉब्स. दिस विल हर्ट हाउसहोल्ड्स जिनकी इनकम कम हो जाएगी. When household income falls, they will pay less tax, which will hurt the government. It's all one big interconnected cycle. So the conclusion is that macroeconomics is fundamentally the study of these interlinkages. Understanding how money, goods, and services flow between these 4 sectors is the key to thinking like a macroeconomist. You've got it. That's the whole game. Let me ask a few questions. As a student who is not earning, am I still part of the household sector? Yes, absolutely. You are a consumer. You make consumption decisions every day. Your family as a unit earns, spends, and saves. So you are very much a part of the household sector. What is the positive and negative impact of exports and imports on the economy? Generally speaking, exports अच्छे हैं because they bring foreign currency into our country and create jobs in our export industries. Imports भी ज़रूरी है because they give us access to goods and services that we cannot produce ourselves or can't produce as efficiently, like crude oil or advanced microchips. तो problem कब होती है? The problem arises when our imports become much, much larger than our exports for a long time. That means more money is flowing out of the country than coming in,
which can be a problem for our currency's value. You said both firms and the government are involved in production. फिर इनमें मेन फर्क क्या है? The main difference is motive. The motive of a private firm is always profit. The motive of the government when it produces something is public welfare. For example, a private hospital's goal is to make a profit. A government hospital's goal is to provide affordable healthcare to the common person. The product might be the same, healthcare, but the driving motive is completely different. And when these four sectors interact, what do they create? What is the sum of all their activities? The sum of all the economic activity between these four sectors is what defines a country's national income or its GDP. In a later discussion, we will learn how we actually measure all these transactions to arrive at that single magical number. That makes it all come full circle. It's not just four separate boxes, they're all parts of one big machine. Precisely, the machine of the economy. Crystal clear. Let's say together, the four sectors are households, firms, government, and the external sector. In short, macroeconomics views the economy as a dynamic interaction between four key sectors: households, who consume and save; firms, who produce for profit; the government, which regulates and provides public goods; and the external sector, with which we trade and transact. Fantastic. We've covered a lot of ground. Wow, that was a truly deep exploration. चलो एक क्विक रिकैप करते हैं. आज हमने समझा कि मैक्रोइकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की हेल्थ को कैसे स्टडी करता है and why it was born from the ashes of the Great Depression. Broad micro theme, understanding the economy as a whole. Broad micro theme, first we understood the fundamental difference between macroeconomics versus microeconomics, the forest versus the trees, and macro क्यों जरूरी है to ensure the whole game is playable for everyone. Broad micro theme, then we learned about the clever simplification of the representative good and also why sometimes we need to zoom in and look at distinct sectors for a clearer picture. Broad micro theme, we heard the incredible story of the Great Depression and how it inspired John Maynard Keynes to write a new rule book for economics, thus creating the field of macroeconomics. Finally, we defined our playing field, a capitalist economy, and identified its four main players: households, firms, government, and the external sector, and understood that the economy is just a sum of their interactions. Now, for those who want to solidify this knowledge, here are a few content probes to think about. 1. In your own words, what is the single biggest difference between the goal of a microeconomic agent and a macroeconomic agent? 2. Why is John Maynard Keynes called the father of modern macroeconomics? What crisis was he responding to? 3. What are the 3 core features of a capitalist economy that we discussed? 4. List 5 expenses your family made last week. Try to trace the money. Which sectors, firms, government, households, or even external benefited from those transactions? 5. Think of one real-life example of a major Indian export and a major Indian import that you have recently seen or heard about. 6. Here's a thought experiment. If the government sharply decreases income tax, what immediate effect would this have on the household sector and the firm sector? थोड़ा सोच लो. And